हे एवरीवन, दिस इज रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी ठीक होंगे और बेसब्री से हमारी इस सीरीज का इंतजार कर रहे होंगे। ये तो हो गया पोपट, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर रहे थे। आप सोच रहे नहीं मैम ऐसा कैसे बोल रही हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे ऐसा बोल के खुशी मिलती है। चलिए, अब हो गई एक्स्ट्रा की बातें, अब अपनी बात कर लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्री की ये सीरीज, जिसमें मैं करा रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन है। और हम लोग 2012 और 13 का कर चुके हैं। कंप्लीट 2023 तक हम लोग प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। हम कर रहे हैं आज 2014 का सेट 1 नहीं कर रहे हैं गाइज, आज करेंगे सेट 2। तो 40 क्वेश्चंस हमारे सेट 1 में हो गए थे और 40 के जो आगे के क्वेश्चंस है 41 से स्टार्ट होगा, वो आज के सेट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना है, बिकॉज आगे आने वाला हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए, आज के सेशन का पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 41 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब सबसे कम कब होता है? तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु में। कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। अब वायुदाब की अगर हम बात करें तो भाई वायुदाब के बारे में भी तो कुछ पता होना चाहिए कि वायुदाब है क्या। तो वायुदाब क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, इसके वायुमंडल, दैट इज वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह पर, मतलब ये वायुमंडल की सतह है और इसकी इकाई के ऊपर की जो वायु होती है, ऊपर की जो हवा होती है, उसके ही वजन को हम क्या बोलते हैं? उसके ही वजन को हम क्या बोलते हैं? वायु दाब बोलते हैं। होप सो आपको बात क्लियर हुई होगी वायु दाब वाली। तो चलिए, ये वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का दिस वन। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। मुझे लगता है जो इंग्लिश की टर्म्स होती हैं उनको इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है आई थिंक पढ़ने के लिए। मे बी आप लोग का क्या सजेशन है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर जान लेते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो गाइज इसकी स्थापना का जो टाइम है, स्थापना का जो टाइम है वो है 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम ये बात करें तो ये ICRISAT ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है ना, संस्था, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है। इतनी बात आप इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे है रेडिक्लिफ्ट नहीं होता, रेडक्लिफ्ट होता है। रेडक्लिफ्ट लाइन जो है सीमा निर्धारित करती है। तो रेडक्लिफ्ट जो लाइन सीमा है वो निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान और भारत के बीच जो बंटवारा हुआ था उसके बीच में जो सीमा खींची गई थी वो थी रेडक्लिफ्ट। कब खींची गई थी ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 17 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी विभाजन के लिए। और किसने खींची थी? तो सर रेडक्लिफ नाम के एक वैज्ञानिक ने ये रेखा को खींचा था। इतना याद रखिएगा। अच्छा, रेडक्लिफ की बात हुई है तो मैं दो रेखाएं आप लोगों से और पूछ लेती हूँ। एक रेखा है मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, या कौन सी सीमा का निर्धारण करती है, आप इतना बताइएगा। और दूसरा है डूरंड रेखा, ठीक है ना। डूरंड रेखा और मैकमोहन रेखा, दोनों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होप सो अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको अच्छा लगाना है अगर मैम को, तो जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो संख्या 1 है वो जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है भाई? तो इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है। जैसे कि नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे ही नेशनल मतलब जलमार्ग भी होते हैं, ठीक है ना, वाटरवेज भी होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये कहां पर है अगर हम बात करें तो ये गंगा नदी से होकर गुजरता है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं, लंबाई जो है तो इसकी लंबाई है 1680 किलोमीटर, ठीक है ना। इसकी लंबाई जो है संख्या नंबर 1 की 1680 किलोमीटर और गंगा नदी से ये गुजरता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एजेंडा 21 के बारे में हमने 2012 पढ़ा, मतलब प्रीवियस ईयर 2012 पढ़ा और 2013 पढ़ा।
दोनों में ये क्वेश्चन आया, दैट मीन्स अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एजेंडा 21 ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो एजेंडा 21 के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं टोटल एजेंडा 21 को, हर एक चीज इसका आप लोग बिल्कुल घोट के पी लो, मतलब GKPL कर लेना है आपको। क्या करना है? GKPL, दैट मीन्स है घोट कर पी लो, तो पीना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, मैंने दोनों बार आपको एक्सप्लेन किया है एजेंडा 21 के बारे में, आज फिर हम देखते हैं कितने समझौते हुए हैं। तो टोटल समझौते जो हुए हैं वो 4 हुए हैं। अब ये अगर हम बात करें 1992 संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर जो केंद्रीय सम्मेलन हुआ था, किस किस के? पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर, पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक क्या हुआ था? संरक्षण हुआ था, और इसी का नाम क्या दिया गया था? पृथ्वी सम्मेलन, इसी का नाम था पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। और इसी सम्मेलन में क्या हुआ था? एजेंडा 21 को पारित किया गया था। एजेंडा 21 जो है उसको पारित किया गया था, इसी सम्मेलन के टाइम पर पारित किया गया था। और ये सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, तो कहाँ हुआ था? तो स्थान जो इसका है, स्थान है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ओके, होप सो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। टाइम पीरियड आपको बता दिया 1992, तो बाकी चीजें बता दी, एजेंडा 21 पारित कब हुआ था ये भी बता दिया, तो आप लोग को इतनी बातें और ऑलमोस्ट याद रखनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन फिर वही है, आयोग ने हटाया, और इसको क्यों? क्योंकि मरुस्थली बिल्ली ये विलुप्त प्राय नहीं है, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं पूछा है, तो नहीं पे अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले, तो ये भी नहीं हो, और दूसरा हमारे पास डी नंबर ऑप्शन भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अगर होना भी थे तो ए में ऐसे करके मिलता 1 and 2, 2 and 3, तो ऐसे करके भी नहीं था, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रजाति का विलोपन हो, ये इस चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। बड़े आकार वाला शरीर ये होता है, ठीक है। संकुचित चिचक जो होती है वो होती है कर्मता, जिसे हम बोलते हैं, और अनुवांशिक भिन्नता की कमी भी, ये भी एक क्या होती है? विलोपन के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन व्यापक निच, जिसको हम कर्मता बोलते हैं, व्यापक निच में, तो ये हमारा क्या होता है? प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। आंसर होगा हमारा ए, एकदम राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब हुआ था ये आपको सभी को ऑलमोस्ट मालूम होगा, 1986 को पारित हुआ था, ठीक है ना। पर्यावरण अगर हम संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1986 को ये पारित हुआ था। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, अभी एक लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन रहा है, तो लास्ट में नहीं, उससे लास्ट में, मतलब 2013 वाले में, तो ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट क्या है आपका? सबसे ज्यादा जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा धनी कौन सा है? पश्चिमी घाट है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं गाइस, जैव विविधता होता क्या है? तो विस्तृत रूप से किसी विभिन्न प्रकार के जंतु, वनस्पति, मतलब एक ही स्थान पर अगर पाए जाते हैं तो उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। होप सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। अब नेक्स्ट है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बनांतरत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो बनावृत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए भाई पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए? तो इसका आंसर होगा 33% जो होना चाहिए बनावरण क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है ना। सर्वाधिक वन भूमि राज्य अगर हम बात करते हैं, इसी में अगर सर्वाधिक वन भूमि राज्य कौन सा है, तो ये सबसे अधिक जहां पे है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन भूमि है। वन भूमि क्या है? सबसे अधिक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इंक्रीजमेंट में लिखेंगे आप लोग। और भारत में केवल अगर देखा जाए भारत में कितनी है टोटल भारत में, तो भारत में जो वन भूमि है उसमें वो कितनी है? 21.67%। 21.67% है। और कब के रिपोर्ट के अनुसार? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की वन भूमि 21.67% है। होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी और याद भी रखनी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
ग्रीन मफलर संबंधित है। तो व्हाट इज अ ग्रीन मफलर वो भी समझेंगे। तो ग्रीन मफलर जो संबंधित है वो है ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से है। अब ग्रीन मफलर क्या होता है? अधिक आबादी वाला जो मतलब या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र होते हैं, अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले, तो वहां पे ग्रीन मफलर यूज किया जाता है। होता क्या है भाई? तो ये होता है मतलब जैसे सड़क का किनारा, ये मतलब क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण वाला एरिया होता है। इसमें 4 लाइनें या 6 लाइनों से हम क्या करते हैं? वृक्ष लगा देते हैं। 4 लाइनें या 6 लाइनों का क्या कर देते हैं? पंक्तियां बना करके वृक्षारोपण कर देते हैं। और इससे क्या माना जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ध्वनि का क्या करते हैं? अच्छा फिल्टर करते हैं। तो ये हमारा सड़क है, चल रहा है, मतलब मान लेते हैं, और यहाँ पे हमने प्लांट्स लगा दिए। तो यहाँ पे अगर आबादी है तो सड़क पे जो पॉल्यूशन होता है, ध्वनि पॉल्यूशन, तो यहाँ से फिल्टर होके यहाँ कम पहुंचेगा। ठीक है ना? इसलिए ग्रीन मफलर, इसी को क्या बोलते हैं? 6 से 4 पंक्ति या 6 पंक्ति में प्लांट्स को लगाने को ही मतलब हम ग्रीन मफलर बोलते हैं। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो विश्व का जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वो है समुद्र। देखिए, सबसे बड़ा एरिया अगर हम पृथ्वी में बात करते हैं तो कितने परसेंट का? 70% से प्लस, है ना? 70% से प्लस जो एरिया है वो किसका है? समुद्र का है। अगर समुद्र का सबसे अधिक एरिया है तो पारिस्थितिकी तंत्र भी आपको कहाँ मिलेगा? सबसे अधिक समुद्र में मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग जरूर याद रखें। विभिन्न प्रकार के वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सभी जीव जंतु अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर होते हैं, और इसी को ही हम वातावरण के साथ जो विशिष्ट तंत्र बनता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से आप यहाँ पे जो जंतु हैं और यहाँ का वातावरण है, इन दोनों के बीच की संधि को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। होप सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो गेहूं का खेत नहीं होता है, कपास का खेत बिल्कुल नहीं होता है, मूंगफली का खेत नहीं होता है, धान का खेत ऑफ कोर्स होता है 100%। ठीक है ना? तो जो मीथेन का उत्पादन करता है सबसे अधिक, वो कौन सी प्लेस है? वो धान का खेत है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो मीथेन दूसरी सबसे ये अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे शक्तिशाली अगर ग्रीन हाउस गैस कोई है तो वो कौन है? मीथेन है। ठीक है ना? तो चले, ये कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे भयंकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नहीं क्वेश्चन है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ये कौन बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन बायोस्फीयर को कौन बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। इसी को हम पराबैंगनी विकिरण भी बोलते हैं। ठीक है ना? पराबैंगनी विकिरण भी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैव विघटित प्रदूषण है। तो ये जैव नहीं होता है भाई, ये होता है जैव विघटित। जैव विघटित प्रदूषण है तो ये क्या है? वाहित मल। तो वाहित मल को आप जैव विघटित प्रदूषण बोलेंगे। अब मैं अगर हम विघटित प्रदूषण की बात करते हैं तो जैसे कि घरेलू जो भी अपशिष्ट होते हैं, लाइक कचरा वगैरह, ठीक है ना? कचरा, ठीक है, उसी में हम मल मूत्र की बात कर लेते हैं। ये सभी क्या होते हैं? वाहित मल, मतलब वाहित मल होते हैं एक तरीके से। तो जैव विघटित प्रदूषण का ये कारण होते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद पहला, लास्ट, सबसे बड़ा, भारत में, ये तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करके और करा दूंगी। तो अभी हम ये कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद ये भी स्टार्ट कर देंगे। और बीच में अगर सही लगेगा तो हम वी विल आर बेस्ट फॉर यू गाइज। अगर बीच में सही लगेगा तो बीच में भी एक सैटरडे संडे की सीरीज में ये चीजें हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं भारत में अवशिष्ट होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो ये कौन सा है? पहला कौन सा है? ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पहला है, भारत का सबसे पुराना है। और ये कहाँ पे है? अगर हम देखें तो ये है यूके में। कहाँ पे है? यूके। ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का ही जो छोटा भाग है वही है, मतलब उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है भाई। ठीक है ना? ये क्या है? उत्तराखंड में है। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, सबसे पुराना है। स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम पहला बात करें तो पहला भी यही होगा, सबसे पुराना भी यही होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा एक है जो द्वितीय प्रदूषण नहीं है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड।
ये एक द्वितीय प्रदूषण नहीं है। द्वितीय प्रदूषण होता क्या है, सबसे पहले बात तो हमें यही पता होना चाहिए। जो प्राथमिक प्रदूषण होते हैं ना, प्राथमिक प्रदूषण जो होते हैं ना, प्राथमिक प्रदूषण जो होते हैं वो वायु प्रदूषणों से बनते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक प्रदूषण क्या होते हैं, वो वायु प्रदूषणों से बनते हैं, और ये जो है हमारा द्वितीय प्रदूषण नहीं है, ये प्राथमिक प्रदूषण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का क्या अर्थ है, तो एक विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, नहीं ऐसा नहीं है, विभिन्न प्रकार के जंतु नहीं, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। देखिए एक निर्धारित क्षेत्र मतलब एक कोई क्षेत्र तो होना चाहिए, ये मेरे पास एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पादप है, ठीक है, जंतु है, इसको हम जैव विविधता बोलेंगे, ठीक है ना, इसको हम जैव विविधता बोलेंगे। यहाँ पे बोला है विभिन्न प्रकार के, अब यहाँ पादप पड़ा हुआ है, यहाँ वनस्पति पड़ी हुई है, यहाँ आसपास का कोई सरफेस है ही नहीं, तो मतलब क्या ये कोई मतलब जैव विविधता हुई नहीं। एक ही प्लेस, एक कोई ऐसा प्लेस हो जिस पर हम पादप भी देखेंगे बहुत सारे हैं, जंतु देखेंगे बहुत सारे हैं, उसी प्लेस को हम बोलते हैं जैव विविधता के लिए धनी है, किसी प्लेस को बोलते हैं जैव विविधता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन होगा हमारा एकदम सी, एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। आ गया है बेस्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे है पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा राज्य, कौन से राज्य में है, तो चलिए देख लेते हैं। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये एलिमिनेशन लगेगा इसमें, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू एंड कश्मीर, दैट मीन्स ए हमारा 4 का क्या होगा, ए होगा। अब हम देखेंगे ए का 4 किस में है, सिर्फ एक ही में मिल रहा है, तो देखिए इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, एलिमिनेशन लग गया। मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ, मैं आपको इसलिए एलिमिनेशन बता रही हूँ क्योंकि आप एग्जाम जब देंगे तो एलिमिनेशन लगाना, एलिमिनेशन में किसी भी एक का अगर आपको आ रहा है, उसका आ रहा है कि हाँ ये ठीक है, तो उसी में देखना, उसमें देखेंगे ना आपका आंसर मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले आगे बढ़ जाओ ठीक है ना। कई बार 50-50 का भी रह जाता है, बट कोई बात नहीं, अभी चलो देख लेते हैं। उसके बाद केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो केवलादेव घाना जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में ही है, तो 2 का 2 ही होगा, मतलब बी का बी ही होगा, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये है मध्य प्रदेश में, दैट इज सी, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क सी का 1 बिल्कुल सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका केरल में, दैट इज डी, तो ये आपका देखिए डी का 3 आ गया, ठीक है ना, आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ नहीं वाले पे अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जो मन करे कर लो, लेकिन कर लो, क्योंकि फिर आप सही वाला लगा देते हैं और नहीं वाला रह देते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका है, फिर आपको वही सेम चीज देखनी है, सारे सही होंगे और एक कोई गलत होगा। तो यहाँ होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी बिल्कुल सही है, हाथी के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हंगुल के लिए नहीं है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं है, ये आपका हिरन के लिए हो सकता है, हिरन के लिए हो सकता है, नहीं हिरन के लिए है, हिरन आप बोल सकते हैं। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको हाथी मिलेगा, हाथी भी मिलेगा, लेकिन आपको हंगुर नहीं मिलेगा, हाथी मिलेगा, हिरन मिलेगा, सांभर भी मिल जाएगा, इसमें सांभर भी मिलेगा, भौंकने वाला जो हिरन होता है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन हंगुर आपको नहीं मिलता है। तो आपको याद रखना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी मिलेगा, बाघ भी मिलता है, यहाँ पे बाघ भी मिलता है, और हम अगर बात करें तो तेंदुआ भी मिलेगा, तेंदुआ, ओके तेंदुआ, तो ये भी रखना। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है, हाथी और भैंसा और जंगली, जो भी जंगली भैंसा होता है और हाथी, ये इसमें मिलते हैं आपको। जंगली, मैं लिख देती हूँ, जंगली भैंसा, ओ माय गॉड, जंगली भैंसा और हाथी। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो टाइगर के लिए फेमस है ही, तो ऑफ कोर्स ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हंगुर नहीं मिलता है, हिरन, हाथी, सांभर, मतलब भौंकने वाला हिरन, इनमें से कोई भी ऑप्शन में होता तो आपका बिल्कुल सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, भाई कितनी बार पूछेंगे, ये 2013 में भी पूछा था, अभी 2014 में भी पूछ रहे, नहीं 12 में पूछा था, अभी 14 में पूछ रहे हैं, दैट मीन्स है ऑप्शन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो विश्व ओजोन दिवस पहली तो बहुत सिंपल है, याद ही रहता है सबको, मतलब 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नीरी स्थित है, तो नीरी कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। नीरी कहाँ स्थित है भाई, नागपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो अनुसंधान संस्थान है,
का एक उपक्रम है ये, एक तरीके से एक क्या है, ये उपक्रम है उसका, नीरी। और नीरी कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकती है। देखिए पराबैंगनी के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओजोन के बारे में पूछ लिया गया, ओजोन दिवस के बारे में पूछ लिया गया, तो दैट मीन्स है ये आप पॉइंट ये आपने लिख लेना है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकती है, तो किसका कारण हो सकती है, कैंसर का कारण होती है। लेकिन कौन सा कारण, कौन सा कैंसर, तो ये त्वचीय जो कैंसर होता है उसका कारण होती है, मतलब त्वचा के ऊपर जो कैंसर हो जाता है उसका कारण होती है पराबैंगनी विकिरण। मतलब अगर पराबैंगनी किरणें सबसे ज्यादा पृथ्वी पर आने लगेंगी तो मनुष्य के अंदर सबसे अधिक त्वचा का कैंसर देखने को मिलेगा, जो भयंकर बीमारी है, और इससे मृत्यु होने की संभावना और मृत्यु में मतलब तेजी से आपको देखने को मिलेगी इंक्रीजमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्लीप एपीनिया एक भयंकर निद्रा रोग है, निद्रा दोष है जिसमें लोग स्लीप एनीमिया, एनीमिया क्या है, एनीमिया रोग कोई बोलते हैं भाई, इतनी हिंदी लिखते हैं भाई, ये समझ में मुश्किल से आता है। स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या होते हैं, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर बार, अरे दो चीजें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। इसमें निद्रा में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद श्वास क्या होता रहता है, बाधित होता रहता है। अगर हम बात करें स्लीप एनीमिया की तो ये 2 प्रकार का होता है। स्लीप एनीमिया कितने प्रकार का होता है भाई, चलिए बात कर लेते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है अवरोध स्लीप एनीमिया, और दूसरा होता है आपके पास, अगर आप देखेंगे, सेंट्रल स्लीप एनीमिया। अवरोध क्या होता है, इसमें सांस बीच बीच में रुक जाती है। सेंट्रल की बात अगर हम करें तो इसमें माइंड में इतना प्रेशर पड़ता है कि माइंड जो है ना वो सांस लेने वाली ग्रंथि को सिग्नल ही नहीं भेज पाता कि सांस लेनी है, तो इंसान भूल जाता है सांस लेना। तो दोनों ही काफी भयंकर हैं, लेकिन अगर हम बात करें सेकंड वाले की, ये सबसे ज्यादा भयंकर है। इसमें जो पर्सन है ना वो सांस लेना ही भूल जाता है, ठीक है। तो ये सुनने में हंसी वाला लग रहा होगा, बड़ी हंसी वाला नहीं है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, कोरोनरी होता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्रफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, तो वह क्या होती है, पांव से ली गई शिरा, ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। अग्रहस्त से ली गई धमनी, ये भी नहीं हो सकती है। सीने छाती के स्थान से ली गई धमनी, ये भी नहीं हो सकती। तो इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें क्या होगा भाई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ये है बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग, एक आधुनिक शल्क तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो रिसर्फेसिंग जो एक तकनीक है, इसके द्वारा जो उपचार करते हैं वो घुटने के जोड़ों का करते हैं। घुटने के जोड़ों का जो उपचार होता है वो बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। तो कैथ लैब कौन से विभाग में होगी, तो ये कार्डियोलॉजी का जो विभाग होता है उसमें कैथ लैब मिलती है। कार्डियोलॉजी होता क्या है, तो इसमें सॉरी गाइस, इसमें क्या है, हृदय जो होता है, हृदय, ठीक है ना, हृदय दैट इज हार्ट। ओके, सारे काम तो यहीं से हो रहे हैं आजकल। हार्ट रोग का जो उपचार होता है, हार्ट रोग का उपचार जो होता है वो कार्डियोलॉजी विभाग में होता है, ठीक है ना। और कैथ लैब जो है कार्डियोलॉजी विभाग में ही मिलती है। इसको हम कार्डियस कैथ लैब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियस कैथ लैब भी कहते हैं। कार्डियस कैथ लैब आप जोड़ लीजिएगा, कार्डियस कैथ लैब भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो सेरेब्रल जो मतलब पाल्सी है, ये कैसा मस्तिष्क संबंधी विकार है, मस्तिष्क संबंधी मतलब कोई रोग है, और जो पाया जाता है तो किन में पाया जाता है, तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। भाई किस में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये क्या है, सेरेब्रल का मतलब जो होता है ना, वैसे ही नॉर्मली अगर हम देखें इसका जो अर्थ होते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ देख लेते हैं। जो अर्थ होते हैं ना भाई, अर्थ होता है, तो सेरेब्रल का जो अर्थ होता है वो होता है मस्तिष्क, ठीक है ना। और पाल्सी का जो अर्थ होता है वो होता है कमजोर, कहा तो रह गया, कमजोर,
ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया जो विकार है वो क्या होगा, कमजोर मस्तिष्क। मतलब क्या है, कमजोर मस्तिष्क या मांसपेशियों के उपचार, मतलब मांसपेशी जो होती है उसके जो उपयोग होता है उसमें कहीं ना कहीं समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है, ये एक विकार है। कैसा विकार है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, किसमें, छोटे बच्चों में, याद रखें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं। ये अच्छा है कि समुद्री जीवों के पास है सिर्फ शक्ति, है ना, हम मनुष्यों के पास नहीं है, वरना आधे लोग तो पता नहीं क्या क्या कर जाते। ठीक है ना। तो ये इस मतलब इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो ये देख लेते हैं भाई। बायोलुमिनियस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बायोलुमिनियस कहते हैं। और ऐसा उनके शरीर में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। ऐसा जो ये अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इनमें क्या होता है, रासायनिक इनके शरीर में कुछ अभिक्रिया हो रही होती है जिसके द्वारा ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजोनी वृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो रजोनी वृत्ति जो होती है इसके टाइम पर जो हार्मोन समाप्त हो जाता है ये होता है आपका, देखिए पहली बात तो ये प्रोटेस्टेरोन जो है ये भी होता है, समाप्त हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एस्ट्रोजन, दोनों ही सेम तरीके के काम करने वाले अगर हम नॉर्मली देखें तो हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें भी यही सेम चीज हुई थी, विभाग ने इसे मूल्यांकन से बाहर किया था क्वेश्चन को। पहले इसका आंसर सी माना था सही, बाद में उनको ये भी पता चला कि बी, ए भी सही हो सकता है, पता नहीं चला, पहले ही पता होता है उनको। हाँ ठीक है, तो ए भी सही होता है। तो फिर ये हुआ था कि मूल्यांकन से इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोनों क्या है, सेम चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म, मतलब जो आप लोग समझ रहे होंगे पीरियड्स से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये दोनों ही हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाते हैं। कौन से, प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाते हैं दोनों हार्मोन। ठीक है ना। चलिए इतनी बातें काफी हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा आपके पास डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको TNT भी बोलते हैं। TNT रासायनिक पदार्थ है ये, TNT। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये एक रासायनिक पदार्थ होता है। और इसका रंग की अगर हम बात करें तो ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का है। ठीक है ना, कौन से रंग का है, तो ये पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो कृत्रिम जो उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सौर सेल। बस इतनी बात याद रखें, क्या है उसका स्रोत, सौर सेल उसका स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का आंसर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ ये क्या है भाई, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा और लोहा। ठीक है ना। यहाँ पे ये विटामिन B12, अच्छा हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ओके, कौन सा किसके कारण होता है, ये है। तो आपको इसको मिलाना है, मिलान कर दीजिए। विटामिन B12 की हम बात करते हैं तो ये कोबाल्ट, विटामिन B12 की बात करें तो ये कोबाल्ट। दैट मीन्स ए का क्या हो जाएगा भाई, ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ए का हो जाएगा 2, मतलब ए यहाँ पे लिखेंगे तो 2 का 1, ए का 1 किस में है, किसी में है, एक ए का 2 किस में है, ए का 2 इसमें है और इसमें भी है। दैट मीन्स ये और ये हटा देंगे। एलिमिनेशन से 50-50 मिल गया है आपको, आप हॉट सीट पर बैठे हैं और जीतने वाले हैं 50 लाख रुपए। चले अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ये लोहा, दैट मीन्स बी। तो अब आप आ गए हैं बिल्कुल और भी ज्यादा 50-50 के करीब पर। हीमोग्लोबिन का मतलब बी का 4 किस में है, बी का 4 इसमें नहीं है। दैट मीन्स आंसर हमारा मिल चुका है ए। ठीक है ना, ये था एलिमिनेशन मेथड, लेकिन फिर भी पूरा देख लेते हैं। अब क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, क्लोरोफिल मतलब मैग्नीशियम, दैट इज सी। और पीतल मतलब तांबा, पीतल मतलब तांबा। ठीक है ना, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, आंसर मिल गया, ए हो गया, बिल्कुल ठीक है। चले आगे बढ़ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और यहाँ पे है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है तो उसका जो है, जो मतलब पूरा प्रतिबिंब अगर आपको देखना है तो उसके समतल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है, व्यक्ति की जो ऊंचाई है उसकी आधी होती है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा जो पुरस्कार है वो नाभिकीय ऊर्जा में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सी ऊर्जा में? नाभिकीय ऊर्जा में। इतनी ही बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं? तो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। निर्वात मतलब क्या होता है? वैक्यूम होता है। कितना मतलब छोड़िए, वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं। वैक्यूम मतलब खाली प्लेस, जहां पे हवा ना हो उस जगह पे ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। बस इतना याद रखें। ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं भाई? अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ये हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में मतलब चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध किया गया है। अगर आप देखेंगे प्रॉपर तो आर्टिकल को देखिएगा, आर्टिकल 324, ठीक है ना। इसमें आपको देखने को मिलेगा चुनाव आयोग के बारे में कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो किसको पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना पद जो है वो त्याग सकता है? तो वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अगर वो पत्र लिख दे तो क्या होगा? अपना मतलब जो पद है उससे सेवानिवृत्त हो सकता है उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है। कुछ कुछ बातें कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ी सी बातें। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम उद्घाटन की बात करें या फिर स्थापना बोल सकते हैं आप इसको, उद्घाटन की बात करें तो 28 फैब 1950 इसका उद्घाटन टाइम है। आर्टिकल कहां से कहां तक आपको सर्वोच्च न्यायालय की बात देखने को मिलेगी? 124 से 147 तक क्या है? न्यायालय के गठन की बात हुई है। यहीं पे आप लिखेंगे गठन की बात हुई है। स्वतंत्रता की बात हुई है, स्वतंत्रता, गठन, ठीक है। और न्याय क्षेत्र क्या होगा? न्यायालय का न्याय क्षेत्र और शक्तियां, ये सभी आपको कहां से कहां तक? ATC लिख दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। कहां से कहां तक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा? आर्टिकल 124 से 147 तक ये सभी चीजें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो राज्यसभा के विषय में कौन सही है ये आपसे पूछा गया है। तो ये भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है, सही है। ये वाली बात पे भी अंडरलाइन किया करें। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। दैट मीन्स हमारे पास क्या निकला? 1 और 3 बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 दैट इज ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो सीटों की अधिकतम संख्या, हो गॉड, सीटों की जो अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या वो कितनी हो सकती है? 250 तक हो सकती है। अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। इनमें से 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों व जो राज्य होते हैं उनके संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसी को हम अगर करना चाहें डिफाइन तो यहाँ पे 238 और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और जबकि ये अगर हम देखें तो ये जो है राज्यों व संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, राज्यों व संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखिएगा। और राज्यसभा आयु की जो यहाँ पे टाइम की बात हुई है, इसकी वर्ष कितने वर्ष का होना चाहिए? तो ये 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में संसद में होते हैं। तो भारत में संसद में होते हैं कौन कौन होते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर आपको याद होगा मैंने करा दिया है। राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें राज्यसभा, हाँ ठीक है, राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। उपराष्ट्रपति वगैरह इसमें नहीं होते हैं। तो संसद में कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, दैट मीन्स ऑप्शन होगा हमारे पास 1, 2 और 3। ए आंसर हमारा एकदम राइट आंसर होगा।
ठीक है ना। तो ए आंसर एकदम सही है। अब यहाँ पे ये आपका जो सेशन है 40 क्वेश्चंस का ही था, तो 40 क्वेश्चन का ये सेशन आपका एकदम कंप्लीट हो चुका है। होप सो आज का आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दिया करें, जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनके साथ शेयर कर दिया करें क्लास को। हमें भी अच्छा लगेगा। आपका कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं पीडीएफ के बारे में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैम पीडीएफ मैम बता रही है पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो अगर आपको यूपीपीसीएस ये स्पेशली यूपीएससी रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, इससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग स्टडी विद रूही मैम के साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी विद रूही मैम कहाँ है मैम? यहाँ पे स्टडी विद रूही मैम ये है टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिलेंगी आपको? टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, बाकी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अदरवाइज में आपको करंट अफेयर्स और बाकी सभी चाहिए, जो भी आपको करंट अफेयर्स डेली यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ इस चैनल पे, तो आप द बेस्ट ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। द बेस्ट ज्ञान, तो बेस्ट ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। होप सो आपका सेशन ठीक रहा, अच्छा रहा, आपको पसंद आया तो लाइक कर दें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ये नेक्स्ट जो सेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा 2014 का। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।